नमस्कार। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने चंद्रगुप्त प्रथम तक जो गुप्त शासक था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। समुद्रगुप्त जो था इसका शासनकाल 330 से लेकर और 380 ईस्वी तक रहा। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त एक महान विजेता और पराक्रमी शासक के रूप में विख्यात है। अनेक विद्वानों ने उसे भारतीय नेपोलियन कहा है। उसने नवोदित गुप्त राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर इसे एक साम्राज्य के रूप में परिणित कर दिया था। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के कार्यकलापों का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त की योग्यता और उसके गुणों से प्रभावित होकर उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उसके बड़े भाई और अन्य भाइयों को छोड़कर राज्यसभा में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चंद्रगुप्त के इस कार्य से जहाँ सभासद प्रसन्न हुए, वहीं उसके जो भाई थे उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। काज जो सबसे बड़ा भाई था उसने अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए, परंतु समुद्रगुप्त ने स्थिति पर शीघ्र ही नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिसकी गुप्त राजवंश आपसी कलह और संघर्ष से बच गया। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि जो है वह भी निश्चित नहीं है। इतना अवश्य सत्य है कि काज के विद्रोह के कारण वह शीघ्र ही गद्दी पर नहीं बैठ सका और इसलिए संभवतः वह 330 ईस्वी के लगभग सत्ता में आया। अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के सैनिक अभियानों के बारे में। अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करके समुद्रगुप्त ने सैनिक अभियान आरंभ किए। हालांकि समुद्रगुप्त के राज्यारोहण तक गुप्त वंश का शासन स्थापित हो चुका था, फिर भी गुप्तों की सत्ता अत्यंत ही सीमित थी। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यकाल तक गुप्तों की सत्ता बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोटे से भाग तक ही सीमित थी। संपूर्ण देश में विभिन्न राजनीतिक इकाइयां विद्यमान थी, इसलिए समुद्रगुप्त जैसे महत्वाकांक्षी सम्राट के लिए ये जरूरी था कि छोटे छोटे राज्यों को वो एक सूत्र में बांधकर पुनः राजनीतिक एकता स्थापित करता। समुद्रगुप्त ने इसी उद्देश्य से दिग्विजय की नीति अपनाई। प्रयाग प्रशस्ति में इस पर प्रकाश पड़ता है। हालांकि ऐरन अभिलेख समुद्रगुप्त की मुद्राओं के साथ ही रघुवंश और आर्यमंजूश्री मूलकल्प जैसी साहित्यिक कृतियों से भी इस विषय के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्यावर्त की विजय के बारे में। समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान आर्यावर्त या उत्तरी भारत से आरंभ किया। इस क्षेत्र में 9 प्रमुख प्रभावशाली राजाओं को समुद्रगुप्त से पराजित होना पड़ा। जिन राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया उनके नामों का उल्लेख भी प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियान 2 चरणों में हुए। पहले चरण में उसने अच्युत, नागसेन, गणपतिनाग और कोतकुलज के एक राजा को पराजित किया। दूसरे अभियान में उसने पहले के 3 राजाओं अच्युत, नागसेन और गणपतिनाग के अतिरिक्त 6 अन्य शासकों को हराया। इसका कारण ये था कि जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान में व्यस्त था, इन 9 राजाओं ने उत्तरी भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली, इसलिए समुद्रगुप्त को इन्हें पराजित करना पड़ा। इन 9 राजाओं में दूसरी बार कोतकुलज का नाम नहीं मिलता है। कोतकुलज का राज्य पाटलिपुत्र, कोसल या गंगा घाटी के ऊपरी जो भाग जो था उसमें दक्षिणी पंजाब में स्थित था। और उत्तर भारत में पराजित 9 राजाओं के जो नाम थे वे इस प्रकार से थे: रुद्रदेव, मत्ते, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मन। इसके अतिरिक्त भी उत्तर भारत में कुछ राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया, जिनके की नामों का उल्लेख नहीं मिलता। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि रेप्सन महोदय जो हैं, इनका विचार है कि प्रयाग प्रशस्ति के जो 9 राजा हैं ये वस्तुतः विष्णु पुराण के नव नागराजा थे, लेकिन रेप्सन के विचार को आधुनिक विद्वान जो हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। इन विजयों के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त की सत्ता दृढ़तापूर्वक गंगा यमुना के दोआब में स्थापित हो गई। आधुनिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र
इसके अंतर्गत आ गए। इन विजित राज्यों पर अपनी सत्ता स्थापित कर गुप्त सम्राट ने उनके राज्य जो थे उनको विषयों में विभक्त कर दिया। ऐसे 2 विषयों का उल्लेख बाद के गुप्त अभिलेखों में मिलता है। पहला अंतर्वेदी और दूसरा एरिकन। अंतर्वेदी जो था वह गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र था और एरिकन पूर्वी मालवा का। इसके अलावा आर्टविक यानी कि जंगली राज्य, इन पर भी समुद्रगुप्त के द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। आर्यव्रत की विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने आर्टविकों को परास्त किया। ये शासक मथुरा से नर्मदा तक फैले हुए थे। समुद्रगुप्त के लिए दक्षिण भारत की विजय के पूर्व मार्ग में पड़ने वाले इन राज्यों पर अधिकार करना आवश्यक था। इसलिए उसने इन्हें पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। ऐसा करने से दक्षिण विजय का मार्ग सुगम हो गया। प्रयाग प्रशस्ति इन राजाओं के नामों अथवा उनकी सीमा का उल्लेख नहीं करती। अभिलेखीय प्रमाणों से आर्टविकों की स्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार से समुद्रगुप्त जो है उसके द्वारा इन राज्यों पर विजय के परिणाम स्वरूप नर्मदा नदी गुप्त साम्राज्य की दक्षिणी सीमा बन गई। आर्टविकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण की विजय की गई। अब समुद्रगुप्त दक्षिण की तरफ बढ़ा। दक्षिण में उसने वैसी नीति नहीं अपनाई जो उसने आर्यव्रत की जो विजय के समय अपनाई थी। दक्षिण के राजाओं के साथ परिस्थितिवश 3 विभिन्न नीतियां अपनाई गई। पहली, ग्रहण या शत्रु पर अधिकार करने की नीति, मोक्ष या शत्रु को मुक्त करने की नीति तथा अनुग्रह अथवा राज्य लौटाकर उस पर दया करने की नीति, यानी कि ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। अर्थात पहले उस राज्य पर अधिकार करते हुए उसे मुक्त करना या उस राजा पर दया करके उसे उसका राज्य लौटा देना। दक्षिण के जो 12 राजा थे इनके नामों का उल्लेख हरिशेन ने किया है। हालांकि इनमें अनेक की पहचान निश्चित नहीं है। इनमें से कुछ राजाओं के नाम जैसे कि दक्षिणी कौशल का महेंद्र, महाकांतर का व्याघ्रराज, कुराल का मंटराज, महेंद्रगिरी, पिष्टपुर, स्वामीदत्त कोटुर आदि ये राजा जो हैं ये कुल 12 राजा थे दक्षिण के। इन सभी राजाओं ने समुद्रगुप्त की सार्वभौमिकता स्वीकार कर ली और वे अपने स्थान पर पूर्ववत शासन करते रहे। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान से अनेक प्रश्न जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जो कि जैसे डॉक्टर जायसवाल जो है इनका मानना है कि दक्षिण के जो राज्य थे ये 2 प्रमुख खेमों में थे। एक का नेतृत्व कुराल का मंटराज करता था और उसके अधीन कोटर का स्वामीदत्त और एरनपल्ली का दमन था। दूसरे खेमे का प्रधान कांची का विष्णुगुप्त था जिसके अधीन दक्षिण के अन्य राजा थे। जायसवाल महोदय के अनुसार दक्षिण के इन राजाओं ने मंटराज और विष्णुगुप्त के नेतृत्व में समुद्रगुप्त के प्रसार को दक्षिण में रोकने का प्रयास किया, परंतु वे पराजित हुए। लेकिन अधिक संभावना जो यही है कि समुद्रगुप्त जो है उन्होंने इन राजाओं को अलग अलग युद्धों में पराजित किया था। इसके पश्चात समुद्रगुप्त जो है उसके द्वारा सीमावर्ती जो राज्य हैं इनकी विजय की गई। समुद्रगुप्त की विजयों का प्रभाव उत्तरी पूर्वी भारत और हिमालय के सीमांत प्रांतों पर भी पड़ा। प्रयाग प्रशस्ति में 5 राज्यों और 9 गणतंत्रों का उल्लेख है। इनमें अनेक ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। प्रयाग प्रशस्ति में इन राजाओं के नाम तो नहीं हैं, परंतु उनके राज्यों का उल्लेख अवश्य हुआ है। ऐसे राज्यों में प्रमुख थे समतट, जो कि आधुनिक बांग्लादेश है, और इसके अलावा डवाक, कामरूप, करतरपुर, गढ़वाल, रुहेलखंड, जो कि ये जो करतरपुर जो है ये कुमायूं, गढ़वाल, रुहेलखंड और जालंधर का इलाका था। नेपाल भी संभवतः है समुद्रगुप्त के प्रभाव में आ गया, क्योंकि इसी समय में वहाँ पर गुप्त संवत का चलन प्रारंभ हुआ। अब हम बात करेंगे गणराज्यों पर विजय के बारे में। समुद्रगुप्त जो था उसकी एक महान उपलब्धि ये भी मानी जाती है कि उसने सदियों से आ रही गणतंत्रों को अपने अधीनता मानने को बाध्य किया। उसने मालव, अर्जुनाइन, योध्या, मद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खरपरिक जैसे गणराज्यों की, जो कि पंजाब और मध्य भारत में अवस्थित थे, स्वतंत्रता समाप्त कर दी तथा उन्हें अपना अधीनस्थ बनाकर कर देने को बाध्य किया। इन राज्यों ने
सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रणागमन के द्वारा समुद्रगुप्त को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से समुद्रगुप्त की विजयों से भयभीत होकर विदेशी शासकों ने उससे मैत्री की याचना की। फलतः समुद्रगुप्त ने भी इन्हें अपना मित्र बना लिया। इन राजाओं ने आत्मनिवेदन, कन्याउपायन यानी कि कन्या की भेंट देके और कई अन्य प्रकार से अपनी जो है समुद्रगुप्त की अधीनता एक तरह से स्वीकार कर और उसकी मित्रता हासिल की। ऐसे करने वाले राज्य थे देवपुत्र शाही, शाहनुशाही, शकमुरन, सिंघल नरेश जो था, जो कि इस समय मेघवर्मन था, उसने समुद्रगुप्त की आज्ञा प्राप्त कर बोध गया में एक बौद्ध विहार का भी निर्माण करवाया था। अपनी विजय अभियानों के द्वारा समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य का विस्तार करके इस विशाल साम्राज्य में इसे परिणित कर दिया था। इस साम्राज्य जो है इसके अंतर्गत दो प्रकार के राज्य थे, एक प्रत्यक्ष शासन के अधीन और दूसरा उसकी अधिसत्ता के अधीन। समुद्रगुप्त जो था इसने अपने विजय अभियान की समाप्ति पर समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अपने नाम के सिक्के ढलवाए। प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है। अश्वमेध करवाने की पुष्टि उसके अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से होती है। समुद्रगुप्त के सिक्के विभिन्न प्रकार के मिले हैं। इन स्वर्ण सिक्कों पर विभिन्न चित्र और उपाधियां खुदवाई गई हैं। समुद्रगुप्त के सिक्के मुख्यतः 4 प्रकार के हैं: गरुड़ प्रकार, बाघ प्रकार, नंदी प्रकार, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार तथा अश्वमेध प्रकार के। इन सिक्कों पर सम्राट को विभिन्न विरुद्धों से सुशोभित किया गया है। धन्यवाद।